लगता है कि सबसे जो फर्स्ट स्टेप होगा ना आपको प्रैक्टिस में आने का, वो आपके कहीं ना कहीं आपको रिलेशन सपोर्ट करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा जो फर्स्ट क्लाइंट है वो मेरे स्कूल में मेरे सीनियर थे। इवन मुझे लगता है जो मेरे सेकंड या थर्ड जो मेरे क्लाइंट आएंगे वो भी मेरे कहीं ना कहीं पर्सनल रिलेशन से होंगे। आर्टिकलशिप में मेरे इमीडिएट सीनियर थे, सीए थे वो, उन्होंने मुझे ऑफिस ओपन करने में हेल्प करी थी। तो मुझे लगता है दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल विजडम सीए। दोस्तों, मैं हूं रविंदर ओझा और आज हमारे साथ में सी आदित्य मिश्रा सर बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल विजडम सीए पे। थैंक यू रविंद्र ओझा जी। पहले तो मैं आपसे आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मुझे आपके YouTube चैनल के थ्रू यंग जो सीएस बनने वाले हैं या फिर जो हमारे छोटे भाई बहन जो अभी सीए कर रहे हैं उनको गाइड करने का मौका दिया मुझे आपके YouTube चैनल के द्वारा, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। मेरा बस पर्पस ये है आपको लाने का कि मैं आपसे काफी दिनों से कनेक्टेड हूं और मैंने देखा कि रिसेंट के टाइम में आपने जिस तरीके से अपनी फर्म को सेटअप करा और अभी आप एक यंग सीए हैं। आपने कुछ दिन पहले सीए किया था और उसके बाद आपने जिस तरीके से अपने फर्म में काम किया और आपकी एक अच्छी खासी एक बड़ी टीम है। बेस्ड ऑन जैसे आज के टाइम पे क्या है कि टेक्नोलॉजी भी काफी एडवांस हो रखी है और मैंने देखा कि आपके फर्म में आपने कई सारी टेक्निकल चीजें उसको इनकॉर्पोरेट कर रखी हैं। तो वो मैं बिल्कुल आपसे जानना चाहूंगा और आपकी एक जर्नी जो है फ्रॉम बिगिनिंग टिल टुडे की स्टार्टिंग से अभी तक कैसे आपकी जर्नी रही है। और प्लीज अब थोड़ा सा मुझे अपने बारे में बताना चाहेंगे किस तरीके से आपकी स्टडी जर्नी रही है और सीए बनने के बाद क्या क्या चीज आपको फेस करनी पड़ी। मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करना चाहूंगा और मुझे लगता है कि आज का जो सेशन रहेगा इसमें कई सारी चीजें मैं मतलब मेरा जो तरीका है, अगर मुझसे कोई भी मेरा अभी जो आर्टिकलशिप में जो बच्चे हमारी फर्म में हैं या फिर कोई भी पेड असिस्टेंट जो बच्चे ग्रेजुएट करके आगे कुछ काम करना चाहते हैं, जब भी मुझसे गाइडेंस के लिए बात करते हैं तो मैं उनको कभी भी डिसीजन पे नहीं लाता कि आपको ऐसा करना चाहिए ये करना चाहिए। मुझे लगता है कि मैं उनको एक माइंडसेट उनका नर्चर करूं जो किस एंटरप्रेन्योरशिप लीडरशिप इन सब में उनको आगे लेकर जाए, और डिसीजन मुझे लगता है कि खुद से हमें लेना चाहिए उसके बेसिस पे। तो आज हम बात करेंगे कि माइंडसेट हमें किस तरीके से अपना एक तरह से मॉडिफाई करना चाहिए इस चीज में अगर हम प्रैक्टिस में जाना चाहते हैं। तो इसके लिए मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करूंगा कि मुझे लगता है कि हर पर्सन की एक यूएसपी होती है, मतलब एक यूनिक क्वालिटी हर पर्सन की, वो कुछ भी हो सकती है। मैं इसी चीज को एक बेस रखकर आगे चलूंगा कि हमें अगर प्रैक्टिस में जाना है तो हमें किस तरह से उन चीजों को एक्सप्लोर करना चाहिए, किस तरीके से उनको जनरेट करना चाहिए, किस तरह से उनको स्ट्रॉन्ग और हम बनाकर आगे बढ़ सकते हैं। मुझे लगता है कि स्टार्टिंग में जब मेरी आर्टिकलशिप स्टार्ट हुई, मैं स्टार्टिंग से पढ़ने में कभी बहुत अच्छा नहीं रहा। मैं बताऊं तो मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट रहेगा बच्चों के लिए कि जो पढ़ने में मतलब जिनके ग्रेड्स बहुत अच्छे नहीं आते या फिर जिनका लोगों से बात करने में खेलने में ज्यादा मन लगता है, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा कि स्टार्टिंग से जब मैं सीए में आया तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आर्टिकलशिप जब मेरी स्टार्ट हुई तो आर्टिकलशिप से मुझे स्टार्टिंग में ये क्लियर हो गया था कि हाँ मैं जॉब नहीं कर पाऊंगा। उसका रीजन ये है कि मुझे लगता था कि शायद अगर मैं जॉब में जाता तो मैं प्रेशर में आ जाता था बॉस के कि नहीं उनको रिएक्ट कैसे करना है। मैं बहुत ज्यादा प्रेशर में आ जाता था बॉस के प्रेशर में। और सेकंड थिंग मुझे लगती थी कि अगर मेरे पास मान लीजिए काम नहीं है आज तो मैं ऑफिस में क्यों बैठूं, अगर मैंने अपना काम खत्म कर लिया तो फिर मैं ऑफिस में आइडियल नहीं बैठना चाहिए मुझे। तो ऐसा मुझे लगता था। इस बात पे जो मेरे सीनियर्स थे उनसे मेरा वो होता था कि मैं कहता था नहीं सर अब मुझे जाना है, मेरा काम हो गया आज का, नहीं तो मुझे काम दो। तो मुझे स्टार्टिंग में कुछ ऐसे पॉइंट्स रख के मुझे लगा कि नहीं मेरे लिए जॉब सुटेबल नहीं रहेगा। और सेकंड थिंग मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो बॉस थे जो सीए थे जिनके अंडर मैंने आर्टिकलशिप करी, उनको देख के कहीं ना कहीं मैं प्रैक्टिस की तरफ इंक्लाइन हुआ। मुझे ऐसा लगा कि यार ये सीए बनने के बाद ये लाइफ स्टाइल होना चाहिए, ये कुछ सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मुझे ऐसा कुछ बनना है। मतलब उनको देख के मुझे इंस्पिरेशन आई। तो मुझे लगता है कि प्रैक्टिस में जाने के लिए सबसे पहले हमें इंस्पिरेशन, मैं बात कर रहा हूँ अभी स्टार्टिंग लेवल पे जब हम प्लान करें कि हमें करना क्या है। और सबसे बड़ी बात है कि हमें सबसे पहले क्लैरिटी चाहिए कि हमें करना क्या है। पहले हमें विजन डेवलप करना है अपना, उसके बाद हमें उसके लिए मिशन डेवलप करना है कि क्या करके हम उस विजन तक पहुंचेंगे। उसके बाद फिर हमें स्ट्रेटजीज बनानी है। तो पहले तो मैं सभी जो बच्चे सीए कर रहे हैं उससे मैं ये बोलूंगा कि आप पहले अपना एक विजन जनरेट करें कि आपको करना क्या है लाइफ में। इधर आपको जॉब में जाना है, आपको प्रैक्टिस में जाना है, क्योंकि जब आप ये फाइनल कर पाएंगे कि आपको करना क्या है तब आप उसके लिए स्ट्रेटजीज बना पाएंगे।
तो मैं मानता हूँ कि जो भी, हाँ बताइए। सर सॉरी टू इंटरप्ट, बट मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था इसमें। जैसे कि स्टार्टिंग में होता है ऐसा है कि जब कोई भी स्टूडेंट आर्टिकलशिप कर रहा होता है तो उसका एक सबसे बेसिक क्वेश्चन होता है कि उसको कंफ्यूजन होती है। एक्चुअली क्वेश्चन नहीं होता बट कंफ्यूजन होती है कि मुझे जॉब में जाना है या मुझे आर्टिकलशिप करनी है, सॉरी मुझे अपनी फर्म खुद की सेटअप करनी है, या कुछ दिनों बाद जॉब करके और उसके बाद मैं खुद की फर्म सेटअप करूं। बट इशू ये है कि जब कोई भी फर्म सेटअप करने के लिए जाता है तो इनिशियल कॉस्टिंग आती है, और उसका थोड़ा सा एक प्रोबेबिलिटी भी होता है कि पता नहीं क्लाइंट कहाँ से मिलेंगे, क्योंकि इनिशियल में पता भी नहीं होता कि क्लाइंट्स कहाँ से मिलेंगे, इनिशियल कॉस्टिंग। तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं माइंड में आती हैं, और थोड़ा सा फॉर्म सेटअप करने में या खुद का काम करने में एक कंफ्यूजन ये होती है। तो ये सारी चीजें किस तरीके से, इसका जो एक बैक ऑफ द माइंड जो चीजें चल रही होती हैं, सो हाउ कैन एनीबॉडी टैकल इट? मुझे ऐसा लगता है इस पे कि यही सेम सिचुएशंस कहीं ना कहीं मेरे साथ भी थी, और मतलब मैं मेरी फैमिली में फैमिली से फाइनेंशियली स्टेबल फैमिली थी मेरे, मतलब ऐसा कोई फाइनेंशियल कोई मेरे ऊपर बर्डन नहीं था फैमिली से। बट फिर भी मुझे लगता है कि मैंने कभी घर से फाइनेंशियल सपोर्ट कभी स्टार्टिंग से कोशिश करी कि मैं ना लूं अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करने के लिए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं एक जो बाकी बच्चे हैं जो प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाले हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम को भी मैं रखते हुए बात कर रहा हूँ कि मैं कहीं ना कहीं सेम बेस पे था। तो इसके लिए मुझे लगता है कि हमें मतलब मुझे लगता है ये कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है कि हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चरल रिसोर्सेज नहीं है, या फिर हमें काम नहीं आता, हमारी आर्टिकलशिप किसी छोटी फर्म से स्टार्ट हुई है। इसको मैं वन बाय वन डिस्कस करता हूँ कि इसीलिए मैंने कहा कि हमें पहले अपना विजन क्लियर करना है कि हमें करना क्या है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर हमने विजन क्लियर कर लिया और उसके लिए हम लग गए तो चीजें पॉसिबल है करना। ऐसा नहीं कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी की वजह से या इंफ्रास्ट्रक्चरल रिसोर्सेज की कमी की वजह से पॉसिबल नहीं है करना इन्हें। तो स्टार्टिंग में मैं बोलूंगा कि पहले आप अपना विजन क्लियर करें। विजन क्लियर होगा ऐसे कि आपको पहले अपनी स्वॉट एनालिसिस करनी पड़ेगी। स्वॉट एनालिसिस मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स। आपको पहले खुद को समझना पड़ेगा कि हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है, हम किस चीज में अच्छे हैं, वीकनेसेस हम क्या चीजों में हमारी हम नहीं अच्छा कर पाते, क्योंकि उन्हें हमें आगे जाके प्रैक्टिस में टैकल करना पड़ेगा। जैसे कि मुझे लगता था कि मैं पब्लिक डीलिंग में अच्छा हूँ, मैं लोगों से बात करने में अच्छा हूँ, मैं लोगों से एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करने में बेटर हूँ। और मेरी जो वीकनेसेस मुझे लगती थी कि मुझे लगता था कि मैं फाइनेंशियली थोड़ा सा, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मुझे फाइनेंस थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम समझ में आता है। कैसे बैलेंस शीट्स बनाना, उसमें जैसे कई बार बड़ी बैलेंस शीट्स आती थी। तो मेरा एक फ्रेंड था दीपक, तो हम लोग साथ में एक जगह ऑडिट पर जाया करते थे। तो हमने अपने एरिया डिवाइड करे हुए थे कि जब बैलेंस शीट्स बनाने वाला काम होगा ऐसा कुछ होगा तो वो दीपक अग्रवाल करेगा, और जब कोई पब्लिक डीलिंग वाला है, किसी से डील करके कोई डॉक्यूमेंट निकलवाना है, कोई काम कराना है, तो वो काम मैं करूंगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमें इसके लिए अपनी वीकनेसेस आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, हमें अपनी स्ट्रेंथ्स आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी, उसके बाद हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और मुझे लगता है आर्टिकलशिप में भी जब हमारा एक बार विजन क्लियर हो गया कि हमें प्रैक्टिस में जाना है, तो प्रैक्टिस को लेकर हमें डे वन से मेहनत करनी पड़ेगी। डे वन से मतलब कि जैसे मैं अपनी स्टोरी यहाँ पे बताता हूँ कि मेरी आर्टिकलशिप स्टार्ट हुई थी। मुझे लगता है उसके बाद विद इन अ ईयर में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर मेरा विजन हो गया था कि मुझे प्रैक्टिस में ही जाना है, आइदर प्रैक्टिस चले या ना चले। तो तब से ही मैंने धीरे धीरे जो मेरे फ्रेंड्स जो अपने क्लाइंट ला पा रहे थे आर्टिकलशिप के टाइम पे, उनसे मैंने बात करना स्टार्ट करी। उनसे मैंने उनका विजन समझा। एक मेरा फ्रेंड था, वो दिल्ली से नहीं था, वो इटावा से था। और मैं दिल्ली में, मेरी पूरी फैमिली दिल्ली में रहती थी। तो मुझे लगा यार जब वो इटावा से आकर यहाँ पर वो काम कर सकता है, नए क्लाइंट जनरेट कर सकता है, तो मैं तो दिल्ली में बचपन से रह रहा हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकता। तो फिर मैंने उससे बात करना स्टार्ट करा कि यार कैसे कर रहे हो आप। उसको मैंने ऑब्जर्व करा, जो और लोग प्रैक्टिस कर रहे थे उनको ऑब्जर्व करा। धीरे धीरे जाकर मेरा फर्स्ट क्लाइंट मुझे मिल गया। और वो फर्स्ट क्लाइंट मुझे मिला था मेरे वो स्कूल में सीनियर थे मेरे। और उनको एक एनजीओ रजिस्टर करानी थी। तो उन्होंने मुझसे बात करी कि आप सीए कर रहे हो, हम एक एनजीओ प्लान कर रहे हैं बनाने के लिए, तो क्या एक हमारी मीटिंग है हमारी पूरी टीम की, आप साथ में आ सकते हो सकता है आप कुछ इनपुट दे पाए वहां पर। तो मैंने वो मीटिंग ज्वाइन करी। उसमें कोई ऐसा फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं था, कोई भी और बेनिफिट नहीं था, बस मैंने अपना टाइम दिया। मैंने कहा कुछ जाके कुछ सीखूंगा मैं वहां पर। तो वहां पे मीटिंग हुई। एक वहां पे सीनियर पर्सन थे जो स्कूल में टीचर थे, उन्होंने हमें भी पढ़ाया था। तो उन्होंने सारे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट दी कि आप इस काम में अच्छे हो, या आपका ये गोल्स आप कर रहे हो तो आप ये काम करोगे एनजीओ बनाने में, आप ये चीज करोगे। तो उन्होंने पूछा कि अच्छा आप सीए कर रहे हो तो आप क्या
ये एनजीओ का रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट भी आप मेरी हेल्प कर सकते हो? तो मैंने कहा सर मैं कर सकता हूँ। तो उसके बाद उन्होंने खुद वर्किंग करी हुई थी पहले से कि एनजीओ बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरत पड़ते हैं। उन्होंने वो सारे डॉक्यूमेंट मुझे हैंड ओवर करे और उन्होंने बोला कि आप मुझे इस पे वर्किंग करके बताओ कि हमें और क्या क्या करना पड़ेगा। तो उस पर मैंने टाइम लगाया। इसी बीच में मेरे पास एक और क्वेरी आ गई। मेरे स्कूल में एक सीनियर थे वो भी, उन्होंने साथ में मुझसे पूछा कि यार एनजीओ मुझे एक रजिस्टर करानी है, आप मेरी हेल्प कर सकोगे? तो मैंने कहा कि हाँ। तो मतलब मेरे लिए एक तरह से मैं पीछे लास्ट 4 to 5 मंथ से उसके लिए कोशिश कर रहा था। वो एक साथ मुझे 2 एनजीओ का एक तरह से असाइनमेंट मिल गया बनाने का। तो मैंने दोनों एनजीओ के लिए मैं डिपार्टमेंट की मैंने कॉन्टिन्यूसली चक्कर लगाए, उनसे समझा कि कैसे क्या होता है, वहां पे डॉक्यूमेंट सबमिट करे, एक क्वेरीज आई, फिर उनका रिस्पॉन्स करा और वो फाइनली जाके वो 2 एनजीओ रजिस्टर हो गई। ओके। और मेरी क्लाइंटेल बस मतलब मेरे लिए वो फर्स्ट पॉइंट ऐसा था जहां से मेरे लिए आगे एक रास्ता बन गया मेरे पास। उसके बाद एनजीओ के क्लाइंट आने लग गए, मैं उसी पे ही काम करने लग गया, पढ़ने लग गया। आज की डेट में शायद कई लोग जानते भी होंगे जो ये सेमिनार देखेंगे, आप भी जानते हैं कि मेरा एनजीओ में प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके मुझे साथ लगता है कई कि सारी एनजीओ के सेशंस भी हैं हमारे टैक्स ऑफिस चैनल पे। जी। तो मुझे लगता है कि हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है वो सबसे हार्ड होता है और उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं सबसे पहले ये गाइड करना चाहूंगा कि आपको जो फर्स्ट स्टेप लेना है ना, आपको सारे बेनिफिट्स, सारे फाइनेंशियल बेनिफिट्स सब कुछ हटा के आपको सिर्फ काम पे फोकस करना है कि आप काम कैसे सीख सकते हैं, आप लोगों को कैसे टच कर सकते हैं, कैसे लोगों को आप गाइड कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर सिर्फ आपको देने के बारे में सोचना है कि आप कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट किसी के लिए कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये चीज ऑटोमेटिकली आपको आगे लेके जाएगी। और कहीं ना कहीं उसके बाद आपको धीरे धीरे रेवेन्यू जनरेशन स्टार्ट होगा। आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ पहला क्लाइंट लिया है। उसके बाद आपका ऑटोमेटिक मतलब मुझे लगता है कि हमारी जो लाइन है प्रोफेशनल्स की, लॉयर्स हो गए, सीएस हो गए, कंपनी सेक्रेटरीज हो गए, हमारे साथ सबसे अच्छा बेनिफिट है कि हम एक बार अगर मार्केट में जाके लोगों को टच कर देना तो सबके लिए हमारे लिए सबके पास कुछ ना कुछ क्वेरीज होती है। बिल्कुल। तो हमें बस लोगों को टच करना है। एक अभी मैं कुछ टाइम पहले एक सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिला था। उन्होंने एक लाइन बोली थी कि आप सीए हैं, आप किसी से भी जाके मिलेंगे वो आपको कुछ दे ही जाएगा, लेके नहीं जाएगा। तो ये मुझे लाइन बड़ी परफेक्ट लगी और ये रियल में ऐसा होता है कि आप अगर प्रोफेशनल हैं तो आपको हमेशा कोई ना कोई कुछ ना कुछ दे के ही जाएगा, बस आपको लोगों को टच करना है। मैं बीच बीच में कुछ छोटी छोटी इंपॉर्टेंट टिप्स बीच में मैं देता रहूंगा, वो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। जैसे एक मैं बोलूंगा कि एक तो क्लियर कट गोल होना चाहिए आपका कि प्रैक्टिस में जाना है, तो बिल्कुल इसके ऊपर कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए कि नहीं अगर नहीं चला तो मैं जॉब कर लूंगा। सेकेंड थिंग हमारे पास ये होना चाहिए कि अर्ली स्टार्ट होना चाहिए हमारा काम। मतलब अर्ली एज में डिसीजन लें कि हाँ आपको प्रैक्टिस में जाना है और अर्ली एज में उसके लिए आप मेहनत स्टार्ट कर दें। अर्ली एज का आपको बेनिफिट ये होगा कि आप छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करके आपको लॉस होगा या फायदा होगा, आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी बिजनेस की। जैसे आर्टिकलशिप के टाइम पे मैंने काम स्टार्ट करा तो उससे मुझे बेनिफिट ये हुआ कि अल्टीमेटली अगर कोई क्लाइंट मुझसे कोई काम करके या कोई भी किसी काम में मुझे नुकसान हो जाता तो नुकसान छोटा होता था, उसका मेरे ऊपर बड़ा इम्पैक्ट नहीं होता था। तो इसलिए ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। मुझे लगता है अगर मैं सीए बनने के बाद वो काम स्टार्ट करता और तब लॉस होता तो शायद वो लॉस भी बड़ा होता, तो वो मेरे ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा डालता। बिल्कुल, क्योंकि अब मैं एक्सपेरिमेंट करने की पोजीशन में नहीं हूँ। जी जी, इमेज एक खराब होती मार्केट में भी। एग्जैक्टली तो मुझे लगता है अर्ली स्टार्ट इज द की टू सक्सेस। आप बताइए, आप रविंद्र जी, आप शायद कुछ पूछना चाहते थे इसमें। जी सर, एक्चुअली जैसे मैं ये पूछ रहा था कि इनिशियल में जैसे स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा रेवेन्यू तो आएगा नहीं, है ना? स्टार्टिंग में क्या फॉर्म सेटअप करके काम करना शुरू अच्छा रहता है या फॉर्म हम कुछ दिनों बाद अगर सेटअप करें तो ज्यादा अच्छा रहता है? एज ए फ्रीलांसर अगर कोई न्यूली क्वालिफाइड अगर सीए है सो, या अगर कोई आर्टिकलशिप भी कर रहा है तो उनके लिए क्या, मतलब आर्टिकलशिप तो वैसे भी अपनी फॉर्म सेटअप कर नहीं सकते, बट आफ्टर सीए क्या फॉर्म सेटअप करके काम करना शुरू अच्छा रहेगा, या इनिशियली में कुछ हम पहले प्लान कर लें कि किस तरीके से मुझे डील करना है, कुछ हल्की फुल्की एक्सपीरियंसेस ले लें या कहीं पे हल्का फुल्का काम कर लें? तो दोनों में से कौन सा ज्यादा अच्छा रहेगा? मुझे ऐसा लगता है रविंदर जी इस क्वेश्चन पे आपके कि कोई भी बिजनेस करना या कोई भी प्रोफेशनल के लिए प्रैक्टिस स्टार्ट करना, एक सब उसमें डिसीजंस किस तरह से लेने एक सब्जेक्टिव पॉइंट है। सब्जेक्टिव इन द सेंस कि मान लीजिए कि जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने सीए बनने से पहले मैं लगभग क्लाइंटेल जनरेट कर चुका था। इवन मैं 3 मंथ्स के लिए मैंने ऑफिस ओपन करके मैंने एक्सपेरिमेंट भी कर लिया था कि हाँ क्या मैं 3 मंथ्स के लिए ऑफिस चला सकता हूँ नहीं। तो मेरा एक्सपेरिमेंट भी पहले ही हो चुका था और वो सक्सेसफुल रहा था। 3 मंथ्स मैंने एक जगह ऑफिस स्टार्ट करा था
और एग्जाम आने पर मैंने वो ऑफिस बंद करा और एग्जाम दिए, एग्जाम क्लियर करे। उसके बाद सीए बनने के बाद मैंने कुछ टाइम बाद ऑफिस ओपन करा फिर से। तो जैसे मैंने बताया कि हमें शॉर्ट एनालिसिस अपनी करनी चाहिए कि हम अभी किस पोजीशन में खड़े हैं, हमारे लिए क्या बेटर रहेगा। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मुझे कहीं ना कहीं जो यंग सीएस होंगे उनको मुझे गाइड करना चाहिए और स्पेसिफिकली मुझे उन्हें डिलेमा में नहीं छोड़ना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि हमें पहले एज अ फ्रीलांसर काम स्टार्ट करना चाहिए। फ्रीलांसर से काम स्टार्ट करने से फायदा ये होता है कि आप सीनियर से कनेक्ट हो जाते हैं। कुछ जैसे स्टार्टिंग में हो सकता है कुछ सीनियर सीएस हो जो आपको सपोर्ट कर दें, आपको कोई काम आउटसोर्स कर दें और आपका एक अच्छा रिलेशन बन जाए। क्योंकि जब आप एज अ फ्रीलांसर और यंग एज में काम स्टार्ट करते हैं तो आपको लोग सपोर्ट करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कई बार आप अगर कोई फॉर्म सेटअप करने का या एक फिक्स कॉस्ट देने का आपका बर्डन भी आपके पास में नहीं रहता है, आपके पास बर्डन भी नहीं रहता। दूसरी बात, आपको लोग सपोर्ट करते हैं, आपको लोग ये समझते हैं कि हाँ भाई एज कम है, इस पर्सन की काम स्टार्ट करना चाह रहा है और मुझे काम करवाना है किसी से। तो लोग, मैंने देखा है कि जो सीनियर सीएस हैं वो सपोर्ट करते हैं यंग सीएस को। मुझे ऐसा फील होता है क्योंकि मुझे हमेशा मेरा जो की टू सक्सेस रहा उसमें ये भी बहुत बड़ा पॉइंट रहा कि मुझे सीनियर सीएस ने सपोर्ट बहुत करा। कि मतलब मेरे पास आउटसोर्स असाइनमेंट स्टार्टिंग में कई सारे आए और वो शायद इसलिए क्योंकि मैं एज अ फ्रीलांसर काम कर रहा था, मैं उनसे कनेक्ट हुआ, मैंने उनको काम सही टाइम पर करके दिया, क्वालिटी के साथ करके दिया। तो आप पहले एज अ फ्रीलांसर स्टार्ट करें, इससे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको सीनियर सीए से कनेक्ट होने का एक मौका मिलेगा और आपको उनकी गाइडेंस मिलेगी। फिर धीरे धीरे जब आपको लगे कि हाँ किस पोजीशन में आ रहे हैं, आप फाइनेंशियल बर्डन आप बियर कर सकते हैं, आप उसके बाद फर्म प्रॉपर सेटअप करें, ऑफिस से स्टार्ट करें, अपनी टीम हायर करें और आगे बढ़े। यहाँ पर एक चीज मैं और ऐड करूंगा, आपने स्टार्टिंग में क्वेश्चन बोला था कि टीम बिल्ड कैसे करें, ये भी मैं साथ में ही आंसर करना चाहूंगा। कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमें फास्ट ग्रोथ चाहिए प्रैक्टिस में किसी भी बिजनेस में, तो हमें डिसीजंस बहुत एग्रेसिव लेने पड़ेंगे। क्योंकि हमारे पास स्टार्टिंग में, हम उन बच्चों को अभी मैं गाइड कर रहा हूँ जिनके पास स्टार्टिंग में रिसोर्सेज नहीं है। तो आप सोचिए कि हमारे पास रिसोर्सेज भी नहीं है, हमारे पास पीछे से कोई फैमिली बैकग्राउंड भी नहीं है सीए का, आप अभी अभी स्टार्ट कर रहे हैं, आपके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो आपको कुछ तो एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा ना कि आपके पास काम बढ़ जाए। तो मेरा माइंडसेट स्टार्टिंग से था कि मेरे पास बस एक ही चीज है कि मैं एग्रेसिवनेस लगा सकता हूँ अपनी, बाकी ना एक्सपीरियंस है ना मेरे पास फाइनेंस है और कुछ भी नहीं है, तो मैं एग्रेसिव हो सकता था बस। तो मुझे लगा कि हाँ एग्रेसिव होना है, कि अगर मुझे लगता है कि 50% ये काम करना चाहिए, आगे हमें बढ़ना चाहिए, और 50% मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि रिस्क हो जाए, कॉस्टिंग ज्यादा हो जाए, मैं बियर ना कर पाऊँ। तो वहां पे मैंने हमेशा डिसीजन लिया कि मैं आगे बढ़ूंगा। जी आज सर, इसमें जैसे अगर हम बात करें, आज का टाइम टेक्नोलॉजी का टाइम है। सो आपके फॉर्म में भी मैंने देखा हुआ है काफी चीजें आपने टेक्निकल एडवांस कर रखी है काफी, तो उससे आपको कितना फायदा हुआ इस आपके बिजनेस में, आपके फॉर्म में? मुझे ऐसा लगता है कि इसमें मुझे एक दो तरह के फायदे हुए। तो जो डायरेक्ट बेनिफिट हुआ, एक मुझे फायदा और लगता है, वो शायद सब लोग कंसीडर ना करते हैं, मुझे लगता है कि वो भी एक बेनिफिट है। मुझे लगता है कि इमोशनल फायदा होता है। इमोशनल फायदा इन द सेंस कि मैंने अभी नई नई फर्म स्टार्ट करी, मैं अभी खुद ही एंगेज का पर्सन हूँ। इवन मेरी टीम में कई बार ऐसे लोग रहे कि जो मुझसे ज्यादा एजेड थे या जिनको मुझे लगा कि हाँ इनको मैं कैसे मैनेज करूंगा स्टार्टिंग में। तो मुझे ऐसा लगा कि जब मैंने टेक्नोलॉजीज इंप्लीमेंट करी, मैंने नए नए एक्सपेरिमेंट करे फर्म में, तो उससे कहीं ना कहीं टीम में एंथुसियाज्म मैंने फील करा कि उनमें एक्टिवनेस आई। उनको लगा कि हाँ फर्म में नया काम हो रहा है, हम इसमें इन्वॉल्व हो। तो ये टीम को इन्वॉल्व करने का एक तरीका भी था मेरे लिए। क्योंकि अभी हमारी 8 लोगों की टीम है अप्रॉक्स, और जिसमें कुछ लोग हैं जो मुझसे भी सीनियर हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं उनको एक सेम डायरेक्शन में उनको गाइड करना, उनको एक सेम डायरेक्शन में आगे बढ़ाने के लिए मुझे कहीं ना कहीं कई चीजें ऐसी भी करनी पड़ती हैं जो इमोशनली उनको हिट करें, इंस्टेड ऑफ जिनका फाइनेंशियल डायरेक्ट बेनिफिट हो। तो अभी पीछे हमने एग्जांपल इसका छोटा सा देना चाहेंगे? मैं बताता हूँ। जैसे अभी रिसेंटली हमने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करा है अपने ऑफिस में, ऑफिस ऑटोमेशन का, जिसके थ्रू हम लोगों का सारा टास्क ऑटोमेशन हो गया कि हमें कौन सा टास्क किसको असाइन करना है। और उसमें मैनुअल इंटरवेंशन खत्म हो गई। कि अभी क्या होता है कि अभी मैं टास्क जिससे भी मुझे काम असाइन करना होता है, मैं सॉफ्टवेयर पे असाइन कर देता हूँ, और वो पर्सन जब काम स्टार्ट करता है तो पूरी रिपोर्टिंग अपनी सॉफ्टवेयर पे अपडेट करता रहता है कि हाँ ये काम हो गया, इस काम में ये पेंडेंसी है, ये काम इस वजह से रुका हुआ है। तो ये सिस्टम हमने बिल्ड कर दिया। अभी हालांकि हमें कहीं ना कहीं उसको मैनेज करना स्टार्टिंग में थोड़ी सी मुश्किल हुई, क्योंकि हमें भी एक एडिशनल प्रेशर देना पड़ा सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए। लेकिन इनिशियल डेटा भी उसमें फीड करना पड़ा होगा।
हाँ एग्जैक्टली बट उससे हमें बेनिफिट ये हुआ कि हमारी टीम सारी चार्ज हो गई, उनको लगा कि हम एक नए सिस्टम पे काम करने वाले हैं हम। और मैंने उनको समझाया कि देखो हमारा आगे जो टारगेट है वो टारगेट है हमारा क्वालिटी इंप्रूवमेंट का, कि हमारी फर्म से अगर कोई भी चीज निकल रही है तो A1 निकलनी चाहिए। तो मैंने उनको गाइड कराई, उनको लीड करा कि हम हमारा विजन क्या है फर्म का। तो जब मैंने उनको विजन गाइड करा, उसके लिए मैंने एक्सपेंसेस करे, इन्वेस्टमेंट करी, तब मुझे लगा कि उनका बिलीव मेरे ऊपर बढ़ा टीम का, कि हाँ यहाँ पे कुछ होगा, कुछ हम लोग नई चीज सीखेंगे। तो ये चीज, इसका मुझे बेनिफिट मिला। एंड इवन सर जैसा मैं सोच रहा हूँ कि जिस तरीके का सॉफ्टवेयर आपने बताया हुआ है कि जो चीजें आपने ये इम्प्लीमेंट करी थी, इसमें एक और भी फायदा ये है कि क्लाइंट अगर कल की डेट में आपके पास में आता है और किसी भी 8 या 9 जो भी आपकी टीम है उनमें से किसी से भी पूछता है तो सबका आंसर सेम होगा कि आपका काम यहाँ तक हो चुका है। एक मतलब जो हम बोलते हैं कि उसमें डिफरेंशिएशन नहीं होगी, तो क्लाइंट को भी कंफ्यूजन नहीं होती है, तो टेक्निकल का बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होती। और एक और बेनिफिट होता है कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सर्विस इंडस्ट्री या फिर प्रोफेशनल्स से जो क्लाइंट होता है वो इसलिए भी नाराज रहता है कि उसको लगता है कि जो हमारे सीए है या लॉयर है वो हमारा फोन पिक नहीं करते, हमें टाइम नहीं देते, या फिर इनके यहाँ मिसमैनेजमेंट है। तो मुझे लगता है कि इसमें भी हमें हेल्प मिली है उसके थ्रू, कि हम अब क्लाइंट को और बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करवा पाते हैं। एक मैंने स्टार्टिंग से मैंने एक रूल बनाया था, मैं एक और चीज शेयर करता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है जी जी, कि मैंने स्टार्टिंग से एक रूल बनाया था प्रैक्टिस में, कि अगर किसी चीज का सिस्टम नहीं बन पाए मेरे ऑफिस में तो वो काम मैं नहीं करूंगा, चाहे कितना भी प्रेशर आता रहे। जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि अभी कुछ टाइम पहले डेटर्स हमारे बहुत ज्यादा ड्यू हो गए थे, तो हमें उनसे रिकवरी करनी थी। तो मुझे लगा यार मैं कब तक रिकवरी करता रहूंगा, मुझे सारा काम मैनेज भी करना है, टीम भी मैनेज करनी है, रिसर्च भी मुझे ही करनी है, सारा काम मुझे ही करना है, उसके बाद मैं रिकवरी के लिए फॉलोअप भी मैं ही करूंगा। तो मैंने कहा ये तो तरीका सही नहीं है, ये मतलब लॉन्ग लास्टिंग तरीका नहीं है। तो मैंने सारी रिकवरी रोक दी, कि मैंने कहा कि जब रिकवरी रोकेंगे उससे मेरे ऊपर प्रेशर आएगा कि यार रिकवरी नहीं हो रही, और सिस्टम बनाने के बाद रिकवरी करेंगे, हमने बिल्कुल डिसाइड कर लिया। तब तक रिकवरी सारी बंद, जितनी पेमेंट्स खुद आ रही है वो आने देते हैं, और सिस्टम बनाने के बाद अब रिकवरी होगी। उससे मुझे बेनिफिट क्या हुआ कि मैंने विदिन मुझे लगता है 1 मंथ या 1.5 मंथ में मैंने एक सिस्टम पूरा जनरेट कर दिया। अब हमारे यहाँ रिकवरी भी ऑटोमेटिक है आज की डेट में। एक पर्सन है जिसको पता है कि मुझे किस तरह से रिकवरी करनी है, किस तरह से प्राप्त करनी है, किस तरह से पेमेंट्स आएंगे, उनको किस तरीके से नोटिंग करनी है। तो मुझे लगता है हमें ऑटोमेशन पे काम करना पड़ेगा, सिस्टम पे काम करना पड़ेगा अगर हमें ग्रो करना है। ये एडवांस लेवल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब सर काफी अच्छी चीज आपने बताई, और आई थिंक कि जो व्यूअर्स हैं, इवन जो भी अभी न्यूली सेटअप अपने फर्म कर रहे हैं, तो इन सारी चीजों को सीख करके वो काफी इंस्पायर्ड भी होंगे और बहुत कुछ चीजें सीखने को भी मिलेंगी। वैसे सर हमारी जो भी सीरीज आने वाली है, मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि सीरीज हमारी आने वाली है अबाउट द कंप्लीट आर्टिकलशिप, स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक किस तरीके से फॉर्म सेटअप करना है और उसमें चीजें किस किस तरीके से आपको इम्प्लीमेंट करनी है। तो ये चीजें आपको बिल्कुल मिलेंगी इस चैनल पे, और इसका जो प्लेलिस्ट है आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। मैं एक प्लेलिस्ट क्रिएट करके और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, जिससे कि आगे की जो वीडियोस हैं उसको भी आप बिल्कुल देख पाएंगे। सो आदित्य सर, और भी कुछ इसके अलावा बोलना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे व्यूअर्स को? मैं ये बताना चाहूंगा, मैं एक बार समराइज करके एक बार मैं जर्नी बताता हूँ कि क्या चैलेंजेस मैंने फेस करे प्रैक्टिस के दौरान, और मुझे क्या चीजें ऐसी लगी कि जो मुझे लगा कि हाँ ये रियली टफ थी मेरे लिए टैकल करना। जैसे मैंने आप बताया व्यूअर्स को कि हर पर्सन की यूएसपी होती है, तो मैंने अपनी क्वालिटीज में ऑलरेडी बता चुका कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं इन चीजों में अच्छा हूँ, लीडरशिप में, टीम मैनेजमेंट में, पीपल मैनेजमेंट में, पब्लिक रिलेशन में। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरी वीकनेस है कि मैं ऑफिस में बैठकर, मैं उस टाइप का पर्सन नहीं हूँ कि मैं ऑफिस में बैठकर काम करता रहूं, और जो शायद हमारे प्रोफेशन से एक्सपेक्ट भी करा जाता है कि जी। तो मैं मतलब ऑफिस में बैठने वाला पर्सन नहीं था स्टार्टिंग से। तो स्टार्टिंग से क्या होता था कि मेरे साथ स्टार्टिंग से एक प्रॉब्लम आई कि कई बार मेरा काम मिसमैनेज हो जाता था, क्योंकि मैं लोगों से मीटिंग करने में लगा हुआ होता था। तो मेरा काम ऑफिस में मिसमैनेज हो जाता था। टीम को कई बार मैं इंस्ट्रक्शन नहीं दे पाता था स्टार्टिंग में कि काम कैसे करना है इसको। कई बार ऐसा होता था कि टीम ने अपना काम कंप्लीट करके मेरे डेस्क पे रख दिया कि सर अब आपके रिव्यू के लिए फाइलें पेंडिंग है। अब वो रिव्यू के लिए कई टाइम से पेंडिंग है और वो पेंडेंसी लगातार बढ़ती जा रही है जी। तो इसके बाद मुझे मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि आपको अपनी वीकनेसेस आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी, और आपको ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि ह्यूमन माइंड की एक लिमिटेशन है। और तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत अच्छा डिसीजन रहा मेरा कि मैंने एक्सेप्ट करा कि हाँ ह्यूमन माइंड की लिमिटेशंस होती है, आप सारा काम खुद से नहीं कर सकते।
तो मैंने क्या करा, धीरे धीरे मैंने जो मेरी वीकनेसेस थी उसके लिए मैंने पर्सन अपॉइंट करना स्टार्ट करे, एक एक करके। कि जैसे मैंने अभी अकाउंटिंग के लिए मैंने एक सेपरेट पर्सन बनाया, रिकवरी के लिए मैंने सेपरेट पर्सन बनाया, अभी मैंने सोशल मीडिया जो हमारा है उसको मैनेज करने के लिए भी एक मैंने स्पेसिफिक एक पर्सन अपॉइंट कर दिया ऑफिस में। उसके बाद एक मैंने ऑफिस में अभी रिसेंटली एक मैनेजर अपॉइंट करा कि वो, और मैंने उसको एग्जैक्टली वर्डिंग ये बोली कि आपसे मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि लोग फर्म में अपने एम्प्लॉयज की रिप्लेसमेंट ढूंढते हैं, आपसे मैं अपनी रिप्लेसमेंट ढूंढ रहा हूँ यहाँ पर, तो आपको मुझे रिप्लेस करना है ऑफिस में। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपनी लिमिटेशन समझकर आपको उसको फुलफिल करने के लिए आपको स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेंगी। मतलब उसमें आपको नेगेटिव नहीं होना कि नहीं यार ये काम मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा तो नहीं कि मेरे कैलिबर में कोई कमी है या फिर मेरी कैपेबिलिटीज नहीं है ये काम करने की। आपको ये नहीं सोचना, आपको डिफाइन करना है कि हाँ ये काम मैं अच्छा कर सकता हूँ, ये काम मैं ही करूंगा, ये काम मैं नहीं कर सकता तो ये काम मैं नहीं करूंगा। अब आपको ये सोचना भी है ये काम आपको कराना कैसे है। तो ये चीज मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लें उतना ज्यादा अच्छा है प्रैक्टिस में, कि हमारी ह्यूमन माइंड की एक लिमिटेशन है और आपको जो काम आपसे नहीं हो रहा उसके लिए आपको ये सोचना है कि काम होगा कैसे अल्टीमेटली। आपको ये नहीं सोचना कि मैं कैसे काम करूँ। और सेकंड थिंग, जिस काम में आप अच्छे हैं उसको आप अपने कंट्रोल में रखिए, उसको आप खुद से करिए, बाकी सारा काम आपका आपकी टीम मैनेज करनी चाहिए। धीरे धीरे आप ऐसा सेटअप बनाएं कि आपकी टीम करे। अब एक शायद क्वेश्चन कुछ लोगों का ये आएगा कि नहीं स्टार्टिंग में हम इतनी टीम कैसे हायर करेंगे, तो उस पर मैं आ जाता हूँ कि स्टार्टिंग में अल्टीमेटली हमें टीम हायर करनी भी नहीं है बिल्कुल इनिशियल लेवल पे, क्योंकि आपको पहले सारा काम समझना है कि काम होता कैसे है। कोई अगर कोई जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया सोशल मीडिया, कि अभी मैंने किसी को आउटसोर्स कर दिया, तो सोशल मीडिया मैं आपको बताऊं कि मैं जब 12th क्लास से था तब से मैं छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था सोशल मीडिया पे। मैंने एक पेज बनाया हुआ था अपना, उस पर मैं पोस्ट डालता था, उस पर मैंने सब्सक्राइबर्स बढ़ाए। तो पहले मैंने वो चीजें खुद सीखी कि करना कैसे होता है, तब मैंने आउटसोर्स करा कि अब मुझे सारी चीजें आ गई, अब मैं एक पर्सन को जिसको सोशल मीडिया मैनेज करना है उसको मैं मैनेज कर सकता हूँ। तब मैंने वो काम आउटसोर्स करा। तो पहले आपको सारा काम खुद समझना है, तभी आप अपनी भी वीकनेसेस समझ पाएंगे, अपनी आप स्ट्रेंथ समझ पाएंगे, और आप काम डेलीगेट करने के बाद आप ये समझ पाएंगे कि डेलीगेशन के बाद काम को संभालना कैसे। इसके अलावा एक मुझे चैलेंज लगता है कि कहीं ना कहीं जो प्रैक्टिसिंग सीएस फेस करते हैं कि हमारे यहाँ एक तो मुझे लगता है क्वालिटी कंट्रोल में गैप रह जाता है। क्वालिटी कंट्रोल इन द सेंस कि जब हम किसी भी क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो एक तो हमारा प्रॉपर उनके साथ एग्रीमेंट होना चाहिए, हमारे क्या स्कोप ऑफ वर्क है, हमारी क्या फीस रहेगी उसके लिए। इसके अलावा हम क्या क्या चीजें उनकी एड्रेस करेंगे, क्या चीजें नहीं करेंगे, हमारा एक पूरा रिटर्न एग्रीमेंट होना चाहिए। हालांकि अभी मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ कि कहीं ना कहीं अभी इस चीज में हम भी वीक हैं, लेकिन मुझे मालूम है कि हम लोग वीक हैं इसमें, तो मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है कि हमारी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए क्लाइंट्स के साथ, इवन एम्प्लॉयज के साथ भी। मुझे लगता है एम्प्लॉयज हमारी फर्स्ट एसेट है। तो आप एम्प्लॉयज पे अपने ध्यान दीजिए, आप उनको नर्चर करें। आपको अगर कहीं कमी लगती है तो इंस्टेड ऑफ उनको आप डांटें या उनको आप कुछ उनके ऊपर एक्शन लें, इसकी जगह आप उनको नर्चर करें, मैं ये बोलूँ। मतलब मेरा अपना तरीका है कि मैं टीम को साथ में बिठाता हूँ, उनको समझाता हूँ कि देखो ये इंक्लूसिव ग्रोथ है, ठीक है, ये संस्था जितनी मेरी है उतनी आपकी भी है, लेकिन जैसे संस्था मेरी है तो मैं काम कर रहा हूँ, ऐसे ही अगर संस्था आपकी भी तो आपको भी इस तरीके से काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। इवन कई बार ऐसा होता है कि जब मुझे कोई बड़ा डिसीजन लेना होता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो मैं अपनी पूरी टीम से बात करता हूँ, इवन जो सबसे जूनियर लेवल का स्टाफ है मैं उससे भी बात करता हूँ, उसको प्रॉपर बिठा के कि मैं ऐसा प्लान कर रहा हूँ, आपके हिसाब से होना चाहिए। अगर वो कहता है होना चाहिए तब तो बात ही खत्म, अगर वो कहता है कि नहीं होना चाहिए तो फिर मैं उससे रीजंस पे बात करता हूँ कि क्यों नहीं होना चाहिए, मैं अपने रीजंस देता हूँ। जब मैं फाइनली उसको कन्विंस कर देता हूँ, जब वो खुद बोलता है कि हाँ सर आप सही कह रहे हैं, तब मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ, क्योंकि अब मेरे लिए वो इम्प्लीमेंटेशन ईजी हो जाएगी। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन तब ग्रो कर सकती है जब आप लीडर्स जनरेट करें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इंस्टेड ऑफ आप अच्छे एम्प्लॉयज जनरेट करें। बिल्कुल। तो मेरा ये मानना है, इवन मुझे ऐसा लगता है, मैं अपनी टीम पे प्राउड करता हूँ। मुझे लगता है कि हमारे यहाँ के जो आर्टिकल्स हैं, जो हमारे यहाँ के पेड असिस्टेंट्स हैं, अगर उनसे बात करें तो उनमें लीडरशिप झलकती है कि हाँ ये लीडर्स हैं, कल को आगे जाके मुझे लगता है कि कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके लीड करने के लिए कैपेबल है लोग। तो इस तरह से नर्चर कराए, मुझे लगता है ऐसा, ये मुझे लगता है अचीवमेंट है हमारी। सेकंड थिंग, मैं एक चीज ये बोलना चाहूंगा, एक सेकंड प्रॉब्लम क्या आती है कि डेटर्स कलेक्शन, मुझे लगता है ये भी एक कई बार एक चैलेंजिंग टास्क हो जाता है, स्पेशली आज जैसा टाइम चल रहा है, कोविड रिपीटेडली आ रहा है, बार बार लॉकडाउन लग रहा है, तो इसमें मुझे लगता है कि ये भी बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है न्यू सीएस के साथ कि रिकवरी कैसे करें। तो
इसके लिए भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो मैंने स्टार्टिंग में बात बोली कि स्टार्टिंग से हमें एक सेटअप पे काम करना पड़ेगा। एक आपको ये रूल बनाना पड़ेगा कि जब तक मैं इस चीज का सेटअप नहीं बनाऊंगा तब तक ये काम मैं करूंगा ही नहीं, क्योंकि उससे आपके माइंड पे प्रेशर आएगा। अगर आप एक बार टेम्परेरी सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे ना कि हाँ कोई बात नहीं, सेटअप नहीं बना, बाद में बना लेंगे, अभी तो ये काम कर लेते हैं कैसे भी करके, तो उससे क्या होगा, आप उसके ऊपर लूज पड़ जाएंगे, फिर आप सोचेंगे कि अच्छा कर लूंगा, आप काम तो चले रहा है। तो हमेशा आपको सेटअप पे ध्यान देना है, क्योंकि सेटअप आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देगा। मुझे लगता है कि मुझे जिस सेक्टर ने प्रैक्टिस में आगे बढ़ने में जो बहुत सबसे जो मेजर हेल्प मिली है, वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रिलेशंस थे। ये मैं जो बच्चे आर्टिकलशिप में भी कर रहे हैं या फिर जो सीए बनने वाले हैं उनको मैं एड्रेस करके बोलना चाहूंगा कि मेरे जो सीनियर्स थे, जहां से मैंने आर्टिकलशिप करी, वहां पे जो सीएस थे जो डायरेक्टली हमें गाइड करते थे, मुझे उनसे बहुत हेल्प मिली। जो हमारे सीनियर बाकी सीएस थे बाहर के, या फिर क्लाइंट साइड पे इवन कई सारे सीएस थे जिनसे हमारा अच्छा रिलेशन बना ड्यूरिंग द आर्टिकलशिप, उनसे बहुत हेल्प मिली मुझे। मुझे लगता है कि सबसे जो फर्स्ट स्टेप होगा ना आपको प्रैक्टिस में आने का, वो आपके कहीं ना कहीं आपको रिलेशन सपोर्ट करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा जो फर्स्ट क्लाइंट है वो मेरे स्कूल में मेरे सीनियर थे जी। इवन मुझे लगता है जो मेरे सेकंड या थर्ड जो मेरे क्लाइंट आएंगे वो भी मेरे कहीं ना कहीं पर्सनल रिलेशन से होंगे। मुझे जो फर्स्ट ऑफिस मेरा जो इस्टेब्लिश हुआ था सीए बनने से पहले, वो मेरे आर्टिकलशिप में मेरे इमीडिएट सीनियर थे, सीए थे वो, उन्होंने मुझे ऑफिस ओपन करने में हेल्प करी थी। तो मुझे लगता है जो रिलेशन है ये आपके लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। तो आपको हमेशा स्टार्टिंग से डे वन से रिलेशंस पे काम करना है। आपको कभी किसी से रिलेशन खराब नहीं करना, आपको हमेशा सबके लिए अच्छा सोचना है, आपको अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करनी है। इवन अगर ऐसा भी हो कि मुझे लगता है कि आपके सीनियर्स आपके ऊपर कभी गुस्सा कर दें या फिर आपको डांट दें, तो भी आपको उनको ये मानना है कि वो आपके टीचर हैं, वो आपको सही दिशा दिखाने के लिए आपको डांट रहे हैं। आपको कभी रिएक्ट नहीं करना, आपको हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करनी है, ये आपको बहुत सक्सेस देगा। मतलब मुझे लगता है बहुत बड़ा फैक्टर है मेरे लिए जी जी एक सक्सेसफुल फर्म सेटअप करने का। जी सर, बहुत बड़ी बात कही आपने। और ऑब्वियसली जिस तरीके से आपकी सोच है, तो ऑब्वियसली यही एक सक्सेस का आपका राज है कि इतनी बड़ी फर्म फिलहाल में आज आपके पास में है। सो और भी कुछ शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि कुछ चीजें और भी आप निकल रही हैं, जितनी भी सेशंस लंबा चल रहा है तो चीजें और भी खुल के आ रही हैं। तो कोई और भी चीजें आप शेयर करना चाहेंगे अपार्ट फ्रॉम दिस? एक मुझे लगता है कि मतलब ये सारे मुझे लगता है साइकोलॉजिकल चीजें हैं जो हमें कहीं ना कहीं अपने अंदर खुद पर काम करना पड़ेगा। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हमें अगर कुछ भी सोसाइटी में करना है तो इंस्टेड ऑफ हम सोसाइटी के ऊपर काम करें, हम उसकी जगह खुद पर काम करें तो उसका ज्यादा इम्पैक्ट रहता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे लगता है कि आप अपने माइंडसेट पे काम करें, अपने बिहेवियर पर काम करें। आप हमेशा सोचें कि सोसाइटी आपको सपोर्ट करेगी। जब आप ऐसा सोचेंगे ना, आप सोसाइटी पर बिलीव करेंगे, आप सोसाइटी पर ट्रस्ट करेंगे और आप सोसाइटी पर डिपेंडेंट होंगे। कि सोसाइटी, जब आप सोचेंगे कि सोसाइटी आपको एक्चुअल में सपोर्ट करने वाली है, तब सोसाइटी मुझे लगता है वो एक्चुअल में आपको सपोर्ट करती है। तो मुझे स्टार्टिंग से ये लगता था कि हाँ कहीं ना कहीं कि जो मेरे आसपास के लोग हैं, जो रिलेशन में है हमारे, जो मुझे जानने वाले लोग हैं, वो कहीं ना कहीं जब मैं प्रैक्टिस में जाऊंगा तो मुझे सपोर्ट करेंगे। तो मेरे साथ एग्जैक्टली वैसा ही हुआ कि सबने मुझे सपोर्ट करा। इवन अभी भी जो मेरे फर्म में जो सीए थे, जो मेरे सीनियर्स थे, मैं उनसे बात करता हूँ तो हमेशा वो मुझे एज अ देयर यंगर ब्रदर मुझे ट्रीट करते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे ऐसा लगता है, मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं फील करता हूँ कि जैसे मैं खड़ा हूँ और जो मेरे सीनियर्स हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, वो सब मेरे पीछे खड़े और मुझे आगे की साइड पुश कर रहे हैं कि आप आगे बढ़ो, आप आगे बढ़ो। तो हमें हमेशा सोसाइटी के बारे में एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। सोसाइटी आपके लिए अपने आप पॉजिटिव हो जाएगी। आप जैसा सोचेंगे सोसाइटी के लिए, हमेशा सोसाइटी आपके लिए वैसे रिएक्ट करेगी। जैसे कई मैंने जूनियर्स से या कुछ लोगों से मैंने सुना कि नहीं, जो सीनियर सीएस हैं या फिर जो सीनियर प्रोफेशनल्स हैं, वो हम सपोर्ट नहीं करते यंग सीएस को। तो मैं हमेशा उनसे स्ट्रांगली बोलता हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उनसे कैसे बिहेव करते हैं। आपको अगर किसी से एज अ एल्डर आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आपको पहले उनसे छोटा बनना पड़ेगा। बिल्कुल, आपको उनको दिखाना पड़ेगा कि मैं आपसे छोटा हूँ सर, मेरी हेल्प करिए। ठीक है, तो हमें कहीं ना कहीं फिर हमें भी तो पहला स्टेप हमें अपनी साइड से बढ़ाना पड़ेगा। और मुझे लगता है सोसाइटी अपने आप आपके लिए पॉजिटिवली कन्वर्ट हो जाएगी। जी जी सर, बहुत बड़ी बात कही आपने। एंड थैंक यू सो मच इतनी सारी चीजें शेयर करने के लिए। एंड ऑब्वियसली आगे की भी जो सेशंस हैं हमारे, तो बहुत ही वंडरफुल होने वाले हैं।
बाकी जो हमारे व्यूअर्स हैं तो कमेंट करके बताएंगे कि सेशंस कैसा था, उनको कैसा लगा, क्या क्या चीजें उनको सीखने को मिली। एंड मिश्रा सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस चैनल और इतनी सारी चीजें शेयर करने के लिए। बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू।